गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। आज की मीटिंग मेरे लिए ख़ास है, एक विशिष्ट है, क्योंकि अभी नर्मदा नदी में फ्लड आया हुआ है और मैं यहाँ ही रहता हूँ, तो मेरे कैंपस के नीचे पानी आ गया है, चारों ओर पानी है और नदी घूम के पीछे की ओर से भी आई है, तो मेरा एक द्वीप की तरह हो गया है मेरा घर। पीछे की ओर भी नदी है, आगे की ओर भी नदी है और सिर्फ 3-4 फीट का फासला बाकी है। 3-4 फीट पानी चढ़ेगा तो घर में भी आ सकता है, नीचे पार्किंग में। हालांकि कोई मेरे लिए ये कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर रहता हूँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, पर नीचे तक पानी आ सकता है। फिर भी मैंने, लाइट नहीं है कल शाम से, फिर भी सोचा चलो प्रोग्राम तो क्यों मिस करें, वैसे भी कुछ करना है नहीं तो प्रोग्राम तो कर लेते हैं। इसलिए आज आपके साथ हूँ। तो 5th मीटिंग जो हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर एक दो बात बहुत अच्छी थी, जैसे कि पेज नंबर 77 जो पुराना किताब है उसमें, और ब्लैक वॉल्यूम के अंदर 298 के ऊपर है कि मैन डज नॉट एज येट नो हिज ओन ग्रैंडियर एंड मैजेस्टी। तो यही बात है कि हमारे अंदर जो आत्मा तत्व छुपा है उसका हमें परिचय नहीं है, और इसलिए हमारी अंदर की प्रतिभा क्या है, हमारा अंदर का बड़प्पन क्या है, वो नहीं हम जानते। इसलिए हम सामान्य व्यक्ति के रूप में जीते रहते हैं। किसी तरह एक बार ये अंदर की चीज़ का स्पर्श मिल जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। पर पहले से ही हम ऐसे ही सोचते आए हैं कि भाई हम तो सामान्य आदमी हैं, दीन आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके कारण एक ब्लॉक आ जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी एक स्टोरी वेदांत के अंदर कहते हैं, शायद मैंने पहले कही हो, याद नहीं है, पर फिर से छोटी है तो कह देता हूँ कि एक शेर का छोटा बच्चा जो था वो उसका जो ये था वो उससे अलग हो गया और जाके जो शीप होती है, भेड़, उसके साथ में जाके मिल गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उसको पता नहीं था कि भाई मैं शेर का बच्चा हूँ, वो क्योंकि भेड़ के साथ, शीप के साथ बड़ा हो रहा था, तो उसको ऐसा ही लगता था कि मैं भी भेड़ का ही बच्चा हूँ, भेड़ का बच्चा हूँ, या भेड़ या मेधा हिंदी में कहते हैं। तो एक बार अचानक वहाँ शेर आ गया और उसने देखा कि अरे ये तो हमारे कौम का बच्चा है और ये भेड़ की लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो उसने दौड़ के उसको पकड़ा, सब बाकी को जाने दिया और पकड़ा और कहा कि तू क्या कर रहा है। तो वो बच्चा तो ऐसा ही मानता था कि मैं भी भेड़ हूँ, तो कहने लगा कि अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो दीनहीन भेड़ हूँ, मैं आपका मुकाबला क्या कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो शेर ने कहा अरे नहीं, तू हमारी औलाद है, तू हमारी जाति का है, तुझे पता नहीं है। तो कहे नहीं, मैं तो भेड़ ही हूँ। फिर शेर उसको पकड़ के एक तालाब के किनारे ले गया और उसको दिखाया, देख तेरा मुंह देख और मेरा मुंह देख, एक समान है कि नहीं। फिर उसने रोरिंग किया, गर्जना की और बोला अब तू भी ऐसा करके देख। तो उसने भी गर्जना की, तो उससे गर्जना हो पाई। तब जाके उसको समझ में आया कि अरे मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। ऐसा ही है, कभी कोई गुरु आके हमें बता देता है कि भाई हमारा असली अस्तित्व क्या है, और फिर हम धीरे धीरे उसको समझने लगते हैं, तो फिर हम हमारी असलियत को पहचान पाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत मज़े की है और
इससे हमें हमारा स्वभाव का पता चलता है। और दूसरी एक बात, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो जगत है पूरा, उसका जो निर्माण हुआ है वो ऐसा है कि कोई क्षण, कोई चीज़, कुछ भी टिकता नहीं है। ये जो पासिंग अवे के एक बेस के ऊपर पूरा संसार, इवन भू भुव स्व, पूरा अस्तित्व, क्योंकि कभी ना कभी तो भू भुव स्व को भी पूरा समेट लेना पड़ता है, सुसुप्त हो जाता है बहुत कल्पों के बाद में। तो और हमारा जीवन तो है ऐसा, पर हर चीज़ भी, और हमारा शरीर भी, तो शरीर के अंदर जो है वो हर सेल जो है, हम जानते हैं हर समय सेल्स मरते हैं, फिर नए पैदा होते हैं, मरते हैं। और जिसको हम हमारा आयुष्य या जीवन कहते हैं, वो और कुछ नहीं है। सेल्स कितने हैं बचे हैं, सेल्स कितने जिंदा है, उसे के ऊपर ही हमारा आयुष्य होता है। तो ये चीज़ जो है वो बुद्धिज़्म के अंदर बहुत इसको ज़रा गहराई से बताया है कि हर चीज़ जो है उसको उपार्जित और निर्जरा कहते हैं। मतलब कि जो राइजिंग और पासिंग अवे, तो राइज होता है मतलब कि वो जन्म लेता है और तुरंत दूसरे क्षण में के अंदर उसकी निर्जरा हो जाती है। तो शरीर का भी यही धर्म है और बाकी सारी चीज़ों का यही धर्म है, पूरा अस्तित्व का यही धर्म है। और ये चीज़ अगर हम ये अपनी जो प्रैक्टिस है प्री सेंसिंग की, वो ध्यान से करते हैं तो हमें पता चलता है कि थॉट का भी देखो ऐसा ही है। थॉट आया, अभी तो टीका भी नहीं है, थोड़ी देर चलता है और उसके बाद में तर्क समाप्त हो जाता है, उसके पीछे दूसरा थॉट आ जाता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो इम्पल्स आते हैं, इसकी स्पीड भी इतनी है 120 पर सेकंड। तो इतना स्पीड से सब चल रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है। हम ही ऐसा मानते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एक डुप्लीकेट आई है हमारे अंदर, जो हमने जन्म लिया, उसको सब चीज़ों का सातत्य लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ परमानेंट है। जैसे ये शरीर है, तो चाहे शरीर की उम्र बढ़ती है, फिर भी मैं को ऐसा लगता है कि मैं हूँ। और हमारे अंदर हजारों ऐसे मैं होते हैं, पर मैं जो है बदलता रहता है, मतलब एक के पीछे दूसरा तुरंत ही आ जाता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये इसका सातत्य महसूस होता है। जैसे फिल्म की पत्ती चलती है तो एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तो इस तरह पूरी मूवमेंट जो है वो हमें पता चलता है। इसी तरह ये जो है वो इस तरह मैं का जो अस्तित्व है, जब तक मैं है तब तक संसार है, जीवन है, सब कुछ है। जब हम हमारे अंदर से मैं निकल जाता है तो फिर ये जो है वो हमें अपना मैं के पीछे जो रियल आई है, अपना खुद का जो आत्म तत्व है, उसका अनुभव होता है। और तब फिर व्यक्ति के अंदर फिर ये कोई चीज़ के को ये नहीं होता है, उसको सातत्य का फिर पता चलता है कि ये जो सातत्य अभी महसूस हो रहा है वो फॉल्स है, वो हकीकत में ऐसा है नहीं। एवरीथिंग इज राइजिंग एंड पासिंग बाय। तो ये चीज़ फिर समझ के अंदर आता है। और ये एक क्रिएशन का प्राइमल और फर्स्ट लॉ है, इसके ऊपर ही पूरा संसार परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी लास्ट पेज के अंदर। अब फिर से आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, पुरानी किताब में पेज नंबर 77 जेरोक्स के अंदर, और ब्लैक वॉल्यूम है उसके अंदर 299 के ऊपर। और लास्ट में हमने ये देखा था कि रिदम के बारे में तावड़िया जी बात कर रहे हैं कि एक रिदम तो हमारे श्वास के अंदर है और नेचर की तो है, पर हर जो हमारे अंदर बॉडी के हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो कुछ ऑर्गन्स वगैरह जो कुछ है, वो भी एक अपने रिदम या फ्रीक्वेंसी से चलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन में काम करते रहते हैं। उसको भी रिदम कहते हैं, पर वो फ्रीक्वेंसी के अर्थ के अंदर होता है। और लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था वो फिर से पढ़ते हैं। ओनली इन केस ऑफ होल और कंप्लीट और फुल्ली डेवलप ह्यूमन बीइंग वन कैन फाइंड दिस रिदम, एंड सो वी फाइंड दैट द
periodic internal state as per the inherent design is not at all found functioning in human being of our days. तो हम जो है वो अभी हमारे अंदर वो रिदम जो है वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो एस्टेब्लिश नहीं है, पर जो व्यक्ति डेवलप हुआ है, बायोलॉजिकली कंप्लीट हो गया है और हर चीज़ से जो व्यक्ति कंप्लीट है उसके अंदर इस प्रकार की रिदम दिखाई देती है। और उसका सिर्फ श्वास नहीं पर उसका सोचना, उसकी हर मोमेंट, उठना बैठना, हर चीज़ रिदमिक ऑर्डर के अंदर चलती है। वो लिखता है, तो बोलता है, वो सब के अंदर हम एक ऑर्डर, एक रिदम को देख सकते हैं। तो वो जब श्वास के अंदर 24 घंटे के लिए बैठ जाती है तो फिर वो रिदम पूरे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फैल जाती है, पर सामान्य व्यक्ति के अंदर ये हम देख नहीं सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इफ देर आर नो सच रिदम्स इंटरनली then there can be there can be only chaos and conflict internally in those areas, leading to relevant diseases or disorders of the body and mind. Refer intensity chart. तो ये जो अगर इस तरह की रिदम किसी के अंदर नहीं है तो फिर और तो क्या होगा, कोई केओस और कॉन्फ्लिक्ट ही होगा, अंदर घर्षण ही होगा, एक डिसऑर्डर होगा। तो इस प्रकार की चीज़ होती है। हर एक ऑर्गन के अंदर भी अगर ये चीज़ नहीं होती है, रिदम्स, अलग अलग रिदम जो है दर एक ऑर्गन या दर एक हमारे अंदर जो सिस्टम है उसकी, तो केओस और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और उसके कारण क्या होता है कि उसके रिलेटेड हमें डिसीज़ और डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जैसे कि चेस्ट का एरिया है तो वहाँ श्वास में रिदम नहीं है, तो फिर जो चेस्ट रिलेटेड डिसीज़ है जैसे कि अस्थमा है, टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, वगैरह वगैरह डिसीज़ होने की संभावना बन जाती है। या फिर जो हमारा पेट का हिस्सा है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ जो रिदम नहीं है, वहाँ वो ऑर्गन इस तरह रिदम से काम नहीं करते हैं, तो वहाँ के रिलेटेड डिसीज़ होते हैं। जैसे कि डाइजेशन का प्रॉब्लम होना, फिर डायबिटीज़ से लेके किडनीज के डिसीज़, लीवर के डिसीज़, हर प्रकार के डिसीज़ जो है वो रिलेटेड वो डिसीज़ होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक रिदम अंदर आ जाती है और फिर हर ऑर्गन के अंदर भी रिदम से सब काम होने लगता है। तो कोई शरीर डिसीज़ से घेरा हुआ नहीं होता है, हर वो व्यक्ति जो है वो डिसीज़ फ्री व्यक्ति होता है। तो जिसके अंदर ये रिदम बैठती है उसके अंदर ही यही, इसलिए दावरिया जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि ज़िंदगी में सर का दुखना क्या है वो मुझे पता नहीं है, पेट में दुखना क्या है वो मुझे पता नहीं है, या एक दिन कोई बुखार आया या ये हुआ या वो हुआ, नींद नहीं आई, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कभी भी इन चीज़ों का अनुभव नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी को ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो इसका एक जीवन ही ऐसा था, बायोलॉजिकली कंप्लीट था। उसका खाने का भी 48 आवर्स से पहले तो वो खाना नहीं खाते थे और 4 घंटे नींद लेते थे। तो जीवन ही ऐसा था कि इसके अंदर, और दूसरा क्या था कि साइकोलॉजी भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी में गड़बड़ होती है तो फिर फिज़िकल इसके अंदर भी हमारे अंदर डिसीज़ आते हैं। तो उनकी तो साइकोलॉजी भी एकदम क्लियर थी, तो वो भी कारण था कि उनके अंदर कोई डिसीज़ आने की संभावना नहीं थी। और ये सब इंटेंसिटी चार्ट के अंदर दिया हुआ है। जो लोग इंटेंसिटी चार्ट का अभ्यास करेंगे तो अलग अलग डिसीज़ कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण क्या है, वो सब कौन सी इंटेंसिटी से कौन सा डिसीज़ आता है, वो प्लस है या माइनस है, वो सब डिटेल में दिया हुआ है, वो उससे भी हम समझ सकते हैं। द वाइटल एरिया ए, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द वाइटल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी disciplined and the necessary rhythms introduced and for which methods and practices are necessary. To think that anyone can take the leap in spite of such chaos and conflict
will lead in asylum or an hospital with hardly any hopes of recovery। तो ये जो थिंकिंग एरिया जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट का, वो एरिया के को और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म के दूसरे एरियाज है, इन सबको एक डिसिप्लिन के अंडर हमें लाना पड़ता है। तो विचार की प्रक्रिया है वो भी एक डिसिप्लिन से, एक रिदम से चलती है। हैप्पीजार्ड विचार नहीं आते हैं, ऑटोमेटिक चलता नहीं रहता है, जिसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, वो नहीं है। पर सही में जो विचार की प्रक्रिया है वो हो रही है जब ज़रूरत होती है तब। तो ऐसी चीज़ जब होती है तो वो डिसिप्लिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन अगर हम अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन मतलब कि सब जो मेथड और प्रैक्टिसेस है वो भी एक प्रकार की डिसिप्लिन ही है। तो जब हम मेथड और प्रैक्टिसेस का हम अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार की डिसिप्लिन हमारे अंदर डेवलप होती है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी डिसिप्लिन के बिना या ऐसा जो अंदर करेक्शन है वो करेक्शन किए बिना, जैसा कि अंदर केओस और कॉन्फ्लिक्ट पड़ा है और इसके साथ में कोई ऐसा सोचता है कि अभी मैं एक लीप लगा दूँ, एक जंप लगा दूँ और ये सारी चीज़ों से मन से ऊपर निकल जाऊँ, तो ये एक भ्रम है। जैसे कोई व्यक्ति 5th-6th फ्लोर पर से जंप मारता है तो डेफिनेटली उसका हाथ पांव टूटेगा या मर भी सकता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसी तरह ये जो व्यक्ति करते हैं ऐसा, बहुत लोग ऐसे करते हैं और उसके कारण उसको एक पागलपन की स्थिति में कई लोग तो आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ जो असाइलम शब्द यूज़ किया है वो उसका एक अर्थ पागलपन भी होता है। तो क्योंकि ऐसी व्यक्ति फिर भ्रमित हो जाती है। कई लोग देखो, आप संसार में बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचर्स को देखेंगे तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई एक पहुंच गए तो ठीक है, पर जैसे कोई भगवान का अवतार है। बहुत सारे ऐसे लोग बिहेव करते हैं कि जैसे वो कोई भगवान का अवतार है, बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। और ये जो है, ये कभी कभी ये लोग इस तरह का जो कोई प्रयोग करते हैं, कई लोग बहुत गहराई में जप में जाते हैं या डीप मेडिटेशन में जाते हैं या फिर कोई तंत्र के ऐसे प्रयोग करते हैं। पर इससे क्योंकि अंदर जो शुद्धि होनी चाहिए, जो प्राण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, वो काम तो किया नहीं है और किसी कारण कोई साधन लेके बैठ गए। और ख़ास करके सन्यासी लोग होते हैं तो उनको तो और कोई काम भी नहीं है, तो दिन भर में ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसी एक भ्रमित अवस्था, एक पागलपन की अवस्था भी आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि वो भगवान है, ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहा है, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान है। और बहुत सारे व्यक्तियों के आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत सारी गड़बड़ इसके अंदर है। कुछ समय पहले मैं एक डिस्कवरी के ऊपर प्रोग्राम देख रहा था, तो कोई भगवान नित्यानंद करके साउथ के कोई बहुत गुरु हो गए, उनको वहाँ भगवान ही कहते थे, उनके डिसाइपल्स वगैरह। पर बहुत बड़ा वो फ्रॉड व्यक्ति था, एकदम क्रूअल व्यक्ति था, बच्चों को पिटवाता था और स्त्रियों का शोषण करता था। और इसके विरुद्ध इतना सारा ये हुआ कि उसको इंडिया छोड़ के भाग जाना पड़ा। अभी भी वो कोई अफ्रीका के द्वीप के अंदर वो छुपा हुआ है। तो ऐसे कैरेक्टर हमें मिल जाते हैं, तब पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से मेथोडिकल और जो प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए इस तरह नहीं करते हैं तो कभी कैसा हो जाता है, अंदर गड़बड़ हो जाती है और इसके कारण ऐसा हेल्यूसिनेशन में, भ्रमना में आदमी चला जाता है और फिर इस तरह का बिहेवियर भी करता है। तो इसीलिए चाहे इस जीवन के अंदर प्रोग्रेस कम हो, इसका कोई चिंता नहीं है, पर गलत ढंग से कुछ किया, जल्दबाजी में किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसका खामियाजा कितने जन्मों तक भुगतना पड़ता है, वो इतना जल्दी फिर रिपेयर नहीं होता है अंदर का। तो ये सब जानना समझना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए उन्होंने कहा ना कि एनी होप ऑफ रिकवरी, हार्डली एनी होप ऑफ रिकवरी। तो वो लेवल पर भी, खाली वो कोई फिजिकल की बात नहीं है, वो लेवल पर भी कोई रिकवरी फिर नहीं आती है। बट प्रोसेसेस, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस हैव टू बी properly understood as to why they are needed. They are linked, a thorn used to pick out another thorn. When the first thorn is removed from the flesh, both the thorns are thrown away. अब जो मेथड प्रैक्टिसेस है वो क्यों ज़रूरी है और इसका कब उपयोग करना है वो भी समझना ज़रूरी है। और इसके लिए योग सूत्र के अंदर बहुत अच्छा एक सूत्र महर्षि जी बताते हैं कि देखो, प्रैक्टिस और ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं उससे कोई आपको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाएगी। वो कोई आत्म तत्व पाने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस और मेथड नहीं है, पर वो आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जो एक अंदर जो जिसको कचरा कहे या जिसको एक बैरियर कहे, वो सारी चीज़ें परी है। और फिर वो एक फील्ड का, खेत का एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे वो जो किसान होता है वो जब वो सोइंग करता है उससे पहले जो वहाँ जो वीड्स वगैरह होता है उसको वो निकाल देता है, और जब क्रॉप होता है उसके बाद में भी उसको बार बार ये सब वीड्स वगैरह को निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर वो प्लांट जो है वो बड़े नहीं होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे अंदर भी ये जब साइकोलॉजिकल, खास करके हम जिसको मेमोरी पैटर्न कहते हैं, तो मेमोरी पैटर्न के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है, और वही काम जो है वो मेथड्स और प्रैक्टिसेस करते हैं, न कि वो मेथड या प्रैक्टिस करने से सीधा कोई आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। तो ये योग सूत्र के अंदर भी बहुत क्लियर है। और यहाँ दूसरा भी एक एग्जाम्पल देते हैं ये कि भाई एक कांटा होता है, अगर हमारे फ्लैश के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कोई कांटा चुभ गया तो हमें उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का ही उपयोग करना पड़ता है, और जब वो भी निकल जाता है तो फिर दोनों कांटों को हमें फेंक देना पड़ता है। तो मेथड ऐसा है, मेथड कोई ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, हमारे लिए तो ज़िंदगी भर की है, पर व्यक्ति जब एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तब फिर उसको कोई ज़्यादा मेथड्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर एक स्थिति बन जाती है, वो स्थिति को उसको मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए मेथड की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हमारा जैसे सामान्य लोगों के लिए तो मेथड के सिवा कोई और चीज़ होती नहीं है और रास्ता नहीं है, पर ये इसका पर्पस जानना चाहिए कि इसलिए ये चीज़ है और एक पॉइंट के ऊपर इससे हमें मुक्त भी होना है। द वाइटल सी थर्ड एरिया इज द स्मॉल साइलेंट एरिया, द होली ग्राउंड विच इज a very small area compared to A and B areas where nothing known to us take place। अब 3 एरिया जो उन्होंने बताए थे ब्रेन के अंदर के, ये एरिया की जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का है, दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है ऐसा एरिया, और तीसरा जो एरिया है वो साइलेंट एरिया है, और उसको होली ग्राउंड भी कहते हैं। होली ग्राउंड क्यों कहते हैं वो लास्ट टाइम हमने देखा था, बाइबल का कोटेशन भी देखा था। तो वो जो है वो एक होली ग्राउंड एक है साइलेंट एरिया, और बहुत छोटा एरिया है। ये दो जो है ए और बी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, पर वो एरिया ऐसा है कि हम जो जानते हैं ऐसी कोई चीज़ वहाँ उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि हम जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी से होता है। वहाँ मेमोरी होती ही नहीं है। मेमोरी जो होती है वो ए पार्ट के अंदर होती है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मेमोरी का उपयोग करता है। पर सी पार्ट तो ऐसी जगह है वो अंदर कि जहाँ जो कोई हम जिसको जानते हैं, समझते हैं, ऐसी कोई चीज़ वहाँ जन्म लेती ही नहीं है। मतलब कि वो जगह ऐसी है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, आप इन्फिनाइट माइंड या यूडीएम के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, उसके साथ कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए वो जगह है। और जो चीज़ जो शुद्ध ज्ञान है वो वहाँ से अवतरित होता है, तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज्ञान अंदर आ सकता है, इसीलिए वो जगह है। वो मेमोरी की और कोई विचार प्रक्रिया की जगह नहीं है। इट इज़ होली ऑफ होली ग्राउंड वेयर ब्रेन एंड माइंड मीट, द इन्फिनाइट माइंड वेयर गॉड एंड मैन मीट, वेयर ह्यूमन ब्रेन कैन रिसीव
ऑल विजडम फ्रॉम द ऑल नोइंग इन्फिनाइट माइंड। अब वो कैसी जगह है? वो तो पवित्र से भी पवित्र जगह है, और ये जगह ऐसी है कि जहाँ ब्रेन और माइंड का मिलन होता है। एक पॉइंट है जहाँ जो माइंड जो अंदर आता है, मतलब इन्फिनाइट माइंड जो अंदर सेल्फ माइंड के रूप में अंदर आता है और वो ब्रेन में जाता है, तो वो एक पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट के ऊपर मिलता है वो जगह है ये साइलेंट एरिया। और इसलिए ब्रेन और माइंड मिलता है तो समझो कि गॉड और मैन का मिलन हुआ। मैन मतलब ब्रेन और गॉड मतलब इन्फिनाइट माइंड। और वहाँ से जो है वो ऑल विजडम, जो हर प्रकार का ज्ञान विजडम जो है वो वहाँ से ये इन्फिनाइट माइंड द्वारा अंदर आता है। तो साइलेंट एरिया ऐसी जगह है कि जहाँ से हम विजडम को प्राप्त करते हैं, ऐसा ज्ञान की जो हमें कभी मिला ही नहीं है, जो ज्ञान हमने कभी जाना समझा नहीं है, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता है ये साइलेंट एरिया के अंदर। द ह्यूमन रेस ओज इट्स प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टोन एज टू स्पेस एज एंड मैसेजेस ऑफ ऑल सेंट्स एंड प्रॉफिट्स that have been received. Whenever an individual has made an entry into this holy ground, knowingly or unknowingly, never the other areas of the brain. अब जो ये जो व्यक्ति ने जो प्रोग्रेस किया है, जो हमारी उत्क्रांति हुई है, तो स्टोन एज से लेके स्पेस एज तक, तो व्यक्ति प्राचीन काल के अंदर तो पत्थर युग में जीता था, आज स्पेस युग के अंदर आ गया है। और दूसरा जो हमारे महात्मा संतों पैगंबरों ने जो हमें जो उपदेश वगैरह दिया है वो कहाँ से आया है? तो यही चीज़ है, साइलेंट एरिया है कि जहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसके द्वारा व्यक्ति ने विकास किया है, चाहे वो बाह्य जगत के अंदर का विकास है या फिर अंदर के जगत का विकास है, चाहे वो जानबूझ के अंदर नोइंगली गया है या अननोइंगली वो ऐसे एक्सीडेंटली या किसी कारण अंदर वो एरिया तक पहुंच गया है। इसी कारण ये सारी चीज़ें हो सकी है, पर दूसरा ब्रेन का कोई पार्ट के अंदर ये चीज़ हो सकती नहीं है। वी से हियर इन सी पार्ट द ब्रेन एंड माइंड मीट। In our earlier notes we have made sufficiently clear that the individual's mind is part and parcel of the infinite mind, the all-knowing chitti that pervades the whole universe, both seen and unseen. For this reason the appropriate words are used, that is chitti for the infinite mind and chitta for the individual mind. तो ये सी पार्ट है जहाँ हमारा ब्रेन और माइंड मिलता है। और वो क्या है, ये हमारा जो ब्रेन तो हम जानते हैं एक मास है, एक ठोस चीज़ है अंदर, पर ये माइंड क्या है? तो माइंड के बारे में उन्होंने पहले कई मीटिंगों के अंदर बताया है कि भाई वो जो एक इन्फिनाइट माइंड है वो हमारे अंदर आता है। जो इन्फिनाइट माइंड ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, उसको चिट्टी भी कहते हैं, और पूरे यूनिवर्स में फैली हुई वो शक्ति है। वो चाहे यूनिवर्स सीन हो या अनसीन हो, मतलब दृश्य जगत हो या अदृश्य जगत हो, वो सारी जगह पर ये चिट्टी शक्ति इन्फिनाइट माइंड फैला हुआ है। और वही हमारे अंदर जब आता है तो वो फिर चित्त कहलाता है। जो चिट्टी है, ये जो इन्फिनाइट माइंड है, वो जब हमारे अंदर आता है तब वो चित्त या सेल्फ माइंड या इंडिविजुअल माइंड कहलाता है। वी हैव ऑल्सो नोटेड दैट दिस टाइप ऑफ ह्यूमन ब्रेन फॉर्मेशन इज सेम फॉर एन इडियट एज वेल एज फॉर जीनियस, ए क्रिमिनल। तो ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से है कि वो सबके अंदर एक समान होता है। चाहे व्यक्ति मूर्ख है या कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति है, वो गुनहगार है या संत है, क्योंकि उसका जो फिजिकल फॉर्मेशन जो है वो तो सबके अंदर सेम है। अब तो फ़र्क क्या पड़ता है कि एक व्यक्ति इडियट है या एक व्यक्ति जीनियस है, एक व्यक्ति क्रिमिनल है या एक सेंट है। तो उसके लिए एक ही कारण है कि हर एक की
मेमोरी पैटर्न अलग अलग होती है। क्रिमिनल की मेमोरी पैटर्न अलग होती है, संत की अलग होती है, जीनियस की अलग होती है। तो वो कारण यही है कि इसके कारण लिए हर व्यक्ति अलग अलग पता चलता है कि ये व्यक्ति अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी मेमोरी पैटर्न है। और इनहेरेंट डिज़ाइन जो है, जैसे कि यहाँ का दिस इज द इनहेरेंट डिज़ाइन फॉर द ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बट लोअर लाइफ हैज़ नॉट दिस डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर एज एक्सप्लेन इन आवर अर्लियर मीटिंग। तो ये हर व्यक्ति के अंदर एक जो ब्रेन का फॉर्मेशन है वो एक कॉमन है, इसको इनहेरेंट डिज़ाइन भी कह सकते हैं। पर जो लोअर लाइफ है, मतलब कि दूसरा जीवन है, प्राणी है, पशु है वगैरह जो है, उसके अंदर इस प्रकार का इसकी डिज़ाइन नहीं होती है, और इस प्रकार का हमारे अंदर जैसा स्ट्रक्चर है उस प्रकार का स्ट्रक्चर की उनके अंदर नहीं होता है। बस मोस्ट ऑफ द practically all human beings do not make use of this C area of the brain, with the result that the practically in all cases today no use is possible because of disuse over ages। अब आज का व्यक्ति जो है वो उसका उपयोग कर भी नहीं सकता। और क्यों कर नहीं सकता है? क्योंकि कितने जन्मों से इसने कभी ये जो सी एरिया जो है, साइलेंट एरिया है, उसका कभी उपयोग ही नहीं किया है। तो वो एरिया जो है वो फिर डल हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो है उसका हम उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से उसका अगर कोई पॉइंट के ऊपर इसका उपयोग चालू हो जाता तो आज भी व्यक्ति वो कर सकती है। पर क्योंकि वो पहले से ही नहीं है, व्यक्ति पहले से ही ए और बी पार्ट से ही जीता आया है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। और बहुत पहले के ज़माने में तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी बहुत पुअर था, डल था, उनके अंदर भी कोई सही ढंग से कोई विचारणा होती नहीं थी एकदम प्राचीन काल के अंदर। फिर धीरे धीरे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा डेवलप हुआ, जैसे जैसे थोड़ा एजुकेशन बढ़ता गया, इस तरह थोड़ा थोड़ा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डेवलप होता गया। और दूसरा जो बी एरिया है वो भी साथ में इस तरह। पर ये सी एरिया जो है उसके आज तक में हमने कभी इसका उपयोग ही नहीं किया है, इसलिए वो हमारे अंदर काम भी नहीं करता है। सो वी रिसेंबल लोअर लाइफ इन आवर वेज, इन आवर वेज, इट इज़ देन वी कॉल अवर सेज आई ज़ीरो। तो ये जो एक तरह से देखें तो हम भी लोअर लाइफ की तरह ही दिखते हैं। मतलब कि जो लोअर लाइफ के जो जीव जीते हैं, इसी तरह हमारा भी जो जीवन है वो इसी तरह का होता है। एक जैसे पशु पक्षी जीता है तो कोई खास उसके अंदर ये नहीं है। बेसिकली क्वालिटी वाइज अगर देखते हैं तो पशु के अंदर जो होता है वही सारी चीज़ हमारे अंदर भी होती रहती है। और बाहर से ही जो चीज़ है वही, जैसे पशु के लिए आहार जरूरी है, निद्रा जरूरी है, सेक्स जरूरी है। तो जैसे पहले शास्त्रों में कहते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये चार चीज़ जो है वो पशु और इंसान दोनों के अंदर समान होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए इस मायने में हम भी लोअर लाइफ जैसे दिखते हैं। और ये जो है वो आई ज़ीरो के रूप में जो डॉक्टर किंग ने जो बताए थे 3 प्रकार के आई, उसमें आई ज़ीरो जो था मतलब सबसे लोअर टाइप की जो ह्यूमैनिटी या लोअर टाइप का जीवन, वो इंसान के अंदर लोअर टाइप का जीवन वो आई ज़ीरो है। This holy ground C is the ground of Buddha or Christ nature, blessed as the inherent structure and design of human brain, and so no one is denied the use of this holy ground। अब ये जो होली ग्राउंड है या जिसको हम बुद्ध या क्राइस्ट का नेचर भी कहते हैं, क्योंकि अंदर जो एक पवित्र जो जगह है, जैसे बुद्ध के और क्राइस्ट के अंदर जैसा इस तरह, और वो चीज़ जो है वो एक आशीर्वाद के रूप में हमें मिली है। वो हमारा एक इनहेरेंट स्ट्रक्चर है हमारे अंदर का। वो जो है वो कोई भी हर व्यक्ति की, पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति के अंदर ये सुसुप्त रूप में तो पड़ा ही है।
और दूसरी बात यह है कि इसका उपयोग करने के लिए कोई भी किसी को भी नाक नहीं कहा गया है। प्रकृति ने कोई ऐसा बैन नहीं किया कि ये कोई व्यक्ति यूज़ करता है कोई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकती है, पर प्रोवाइडेड कि उसने इतनी साधना करके उसको जागृत किया हो वो एरिया को, तो उसका ये उपयोग कर सकती है। पर है तो सही हर एक के अंदर। देयर आर नो वॉल्स नोर डोर्स नोर लॉक्स, इट इज़ मच साउट आफ्टर Shambhala, but it can be totally obscured by clouds of ignorance. तो ये जो सी एरिया है उसके तो कोई ना कोई दरवाजे है, ना कोई लॉक है, ना खिड़की है, उसकी दीवार है, कुछ नहीं है, वो ओपन ही है। और उसको इसकी हमें खोज करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो हमारा जो अज्ञान का जो बादल है इसके कारण वो छिपा हुआ है, ढंका हुआ है, तो उसको खोज करके हमें सी एरिया को निकालना पड़ेगा। This holy ground structure as quality is with all human beings from the beginning of creation, and so yoga and Zen understanding is that Buddha or Christ nature has always been with us, so there is no question of searching or developing. This also we have noted. तो जैसे अभी हमने ऊपर बात की, तो पहले से ही ये हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ पड़ी है, और योगा और जैन भी यही कहते हैं कि बुद्धा और क्राइस्ट नेचर जो है हमारे अंदर, या जिसको हम सी एरिया कहते हैं, साइलेंट एरिया या होली ग्राउंड कहते हैं, तो क्वालिटेटिवली वो चीज़ जो है वो हमारे अंदर पहले से ही है। इसलिए ना इसको ढूंढने की ज़रूरत है, ना उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको हमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अंदर है। वो अगर हम जो अज्ञान के बादल को हम ख़त्म कर देते हैं तो वो चीज़ अपने आप में प्रकट हो जाएगी। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो करना है तो उसके आजू बाजू में जो कुछ जमा हो गया है इग्नोरेंस, उसको ही निकालना है, और साधना उसके लिए ही करनी है। The area A and B of the brain work non-stop, ceaselessly and automatically. Both can be greatly improved and disciplined, especially A, the thinking instrument area, that need not be automatic whenever so required. तो ये जो एरिया है दोनों, एक तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, वो दोनों सीजलेसली कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं, कोई बिना रुके वो हमेशा चालू ही रहते हैं और ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। जैसे कि हमें विचार आते हैं तो हम जानते हैं कि कोई हम प्रयत्न ही नहीं करते, हम खाली भी बैठे हैं तो भी विचार अंदर चालू रहेंगे, तो वो एक ऑटोमेटिकली अंदर चलते रहते हैं। पर हमें उसको डिसिप्लिन में हम इसको ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और इसके द्वारा फिर जब इसकी ज़रूरत होगी तो ही फिर हम इसका उपयोग करेंगे, न कि ऑटोमेटिकली अपने आप में वो चलना चालू हो जाए। तो ये एक इसके ऊपर हम कमांड इस तरह का ले सकते हैं, इसको एक ट्रेन कर सकते हैं हम। सिंस एरिया ए एंड बी वर्क ऑटोमेटिकली, द ऑर्गेनिजम्स अवेयरनेस इज पैसिव एंड ऑटोमेटिक। पैसिव इन द सेंस दैट द ऑटोमेटिक इंटरनल activities of A, especially part of the brain, is thought of by the organism as being carried out by the organism. तो पहली बात ये है कि जब ये A और B एरिया जो है वो अपने आप में चलते हैं, इसलिए वो पैसिव अवेयरनेस से चलते हैं। पहले हमने देखा था कि अवेयरनेस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव अवेयरनेस कि जिसके अंदर हमारा हमेशा एक ध्यान होता है, हमारे अंदर एक अलर्टनेस होती है, वो एक हमारे अंदर जो है वो एक्टिव अवेयरनेस होती है। जैसे कि अभी हम जो समझने का प्रयत्न करते हैं, बात करते हैं, तो एक एक्टिव अवेयरनेस होती है, तो ये पॉसिबल है। पर नॉर्मल कोर्स में हम पैसिव अवेयरनेस से ही जीते हैं, तो वो क्योंकि सब जब चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चालू हो जाती है तो वो पैसिव अवेयरनेस होती है। और पैसिव का अर्थ क्या है कि ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की
ऑटोमेटिक चलने की जो अपने आप में स्वचालित क्रिया जो है उसको देह तंत्र ऐसा समझता है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो देह तंत्र ये तो अपने आप में ये सारी चीज़ें चल रही है, पर देह तंत्र ऐसा मानता है कि ये सारा तंत्र जो है मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ भी एक भ्रमना देह तंत्र के अंदर होती है। सच पैसिव अवेयरनेस leads to wrong identification of the organism and so forces us to designate the organism as I0, because such identification creates I, me, mine, and this I, me, mine create the thickest cloud of ignorance. तो ये जो पैसिव अवेयरनेस है उसके कारण ही हमारे अंदर एक गलत प्रकार का आइडेंटिफिकेशन, एक तादात्म्य जिसको कहते हैं, तो गलत प्रकार का तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन अंदर डेवलप हो जाता है। और वही इसके लिए फिर इसको जो डेजिग्नेट किया है I0 के रूप में, तो हम जानते हैं I0 के रूप में, जहाँ की पैसिव अवेयरनेस है और एक गलत आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के साथ में हो गया है। अब इसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल आई फिर क्रिएट होता है, जिसको हम आई, मी, माइन वगैरह कहते हैं। और वही जो कारण उसके कारण हमारे अंदर एक अज्ञान का बड़ा बादल, ठीक बादल जो है वो जन्म लेता है। तो एक अज्ञान ही है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने अंदर का जो सच्चा आई है उसको नहीं जान सकता है, और उसके बदले में दिन भर में वो डुप्लीकेट आई, फिर मैं, मेरा, ये सब उसके अंदर चलता रहता है। और इसके कारण ये जो सारी चीज़ें जो है वो इग्नोरेंस से जन्मी है। तो महर्षि पतंजलि ने भी जो 5 प्रकार के क्लेश बताए उसमें बेसिक जो फंडामेंटल है, जिसको ओरिजिनल कहते हैं, वो अविद्या है। अविद्या माने इग्नोरेंस। तो अविद्या है, उसके अंदर से फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है, वो सारे इसमें से ही जन्मे। पहले अविद्या है, उसके कारण फिर अस्मिता, अस्मिता मानने की अहम, मैं, तो अहम इसमें से उत्पन्न होता है। फिर इसमें से राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब कि कॉन्स्टेंटली उसको होने की, मतलब कि जो वो आय जन्मा है वो फिर मरना नहीं चाहता है, वो शरीर के रूप में भी मरना नहीं चाहता है और कोई किसी रूप में वो मरना नहीं चाहता है। तो वो अभिनिवेश है। तो बेसिक जो है ये अविद्या है या इग्नोरेंस है, उसके अंदर से ही सारी चीज़ें ये जन्मती हैं। When areas A and B are disciplined and developed, passive awareness becomes active awareness और mindfulness। अब जब ये दोनों एरिया, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के ऊपर हम काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको डिसिप्लिन में लाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो पैसिव अवेयरनेस से हम जीते हैं उसके बदले में हमारे अंदर एक एक्टिव अवेयरनेस या फिर माइंडफुलनेस आती है। माइंडफुलनेस मतलब एक प्रकार की जागृति या एक प्रकार की सावधता जिसको हम कहते हैं, इस तरह की एक्टिव अवेयरनेस फिर हमारे अंदर काम करना। तो ये जब तक और जहाँ तक हमारा ए और बी पार्ट डल है, वो अच्छी तरह काम नहीं करता है, डिसिप्लिन में नहीं है, डेवलप नहीं है, तक हम फिर पैसिव अवेयरनेस से ही जीते रहेंगे। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर एक्टिव अवेयरनेस हमें चाहिए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ए और बी पार्ट को डेवलप करें। What is the difference? Now the organism realizing that it is not the author or doer or whatever takes place in A, it stops identifying that is I, me, mine, sees। अब जो है जब ऑर्गेनिज्म जब जान लेता है कि वो खुद तो कोई करता नहीं है, ना कोई वो एक अथॉरिटी है, कोई सत्ता है, ये सब जब वो जान लेते हैं, तब क्या होता है कि ये जो अंदर एक आइडेंटिफिकेशन की स्थिति बनती है मैं के साथ में, मैं मेरा जो होता है उसके साथ में जो एक आइडेंटिफिकेशन की स्थिति बनती है वो बंद हो जाती है। तो ये जान लेना ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म को कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
ये तो एक अलग चीज़ है। ये सब उसके जब ध्यान में आता है कि मैं ये करने वाला नहीं हूँ, तब फिर ये चीज़ बंद होती है और मेरा तब सब ये ख़त्म होता है। फॉर दिस मच अंडरस्टैंडिंग मच वर्क इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल एंड थस एन इंडिविजुअल कैन एक्टिवली नाउ observe the working or performance of the organism as also working of the area of the brain। तो अगर ये करना है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म का नहीं है और ये आई जो है उसको अगर हमें बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें पूरा ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी हर प्रवृत्ति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो किस तरह क्या विचार चल रहा है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ब्रेन सिस्टम, उसको पूरा हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक्टिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बार बार जागृत होकर कि भाई अभी विचारों में क्या चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हम बार बार देखेंगे और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके एक्टिव अवेयरनेस जागृत हो जाएगी और फिर ये मेरा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। वन इज़ नॉट एबल टू एंटर और मेक यूज ऑफ होली ग्राउंड बिकॉज दिस चेंज एज एक्सप्लेन अबोव एज yet not taken place. With this change, many inner biological and psychological changes also take place. तो अब हम ये सी एरिया जो या होली ग्राउंड जिसको कहते हैं उसके अंदर हम अभी एंटर नहीं हो पाए हैं या इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो चीज़ जो है वो बदलती रहती है, उसके अंदर परिवर्तन आता रहता है। हमारे अंदर जो परिवर्तन आता रहता है उसके कारण अभी हम ये चीज़ को उपयोग नहीं कर सकते हैं। पर जब धीरे धीरे करके और परिवर्तन भी आएंगे, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल परिवर्तन आएंगे और फिर एक पॉइंट आएगा कि हम ये सी एरिया या होली ग्राउंड है उसके अंदर एंटर हो पाएंगे। दिस होली ग्राउंड इज होली टेम्पल, होली चर्च, होली मॉस्क, होली सिनेगोग इज मक्का, बनारस, रोम, जेरूसलम एंड इज द होली हिमालयाज। So there is no need to go anywhere in the world and no need to give up normal life, nor is there any need of mistaken religious rites and ceremonies। तो देखो अब धर्म और अध्यात्म के अंदर फ़र्क क्या है? यही है कि जो एक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है तो वो हर जगह भटकता रहेगा, वो मक्का जाएगा, बनारस जाएगा, रोम जाएगा, जेरूसलम जाएगा या फिर चर्च में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, मंदिर में जाएगा। पर जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है वो क्या करेगा कि यही चीज़ हमारे अंदर कहाँ पड़ी है उसकी वो खोज करेगा और उसके लिए वो साधना वगैरह करेगा। तो वो कोई जो फॉल्स रिलीजियस जो सेरेमनीज वगैरह है उसके अंदर नहीं जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ नॉर्मल लाइफ जो उसको गिव अप नहीं करनी है। जिस तरह हम जी रहे हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, जो हमारा संसार है उसके अंदर जीते जीते ही हमें ये सारी चीज़ करनी है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ जीते जीते अंदर का जो तत्व पड़ा हुआ है इसके प्रति अगर हम जागृत होते हैं तो ये वो सच्ची साधना, खास करके तावरिया जी का तो ये एक खास कंसेप्ट था। दिस होली ग्राउंड इज for transcendental realizations which can be made apparent, that is translated in a area of the brain but only in the registration area। अब ये जो होली ग्राउंड जो है वो अगर ये क्या है कि जब साधक बहुत एडवांस स्टेज पर होता है और उसको कोई अनुभव होता है तो ये अनुभव जो है वो आता है तो होली ग्राउंड से आता है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन होता है, मतलब अतीन्द्रिय, वो 5 इंद्रियों के परे से वो चीज़ उसका अनुभव में आती है और वो प्रत्यक्ष होती है। पर वो जो प्रत्यक्ष कहाँ होती है, ये जो हमारा ये एरिया है ब्रेन का, मतलब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या
इसका जो आगे का हिस्सा रजिस्ट्रेशन एरिया है, वहाँ उसको वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। एक अनुभव तो हो गया अंदर, कोई आत्मतत्व का एक झलक मिल गई या कुछ भी इन्फिनाइट माइंड का कुछ अंदर ये हो गया, एक ट्रांसेंडेंटल अनुभव हो गया। पर जब तक वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तक वो जो अंदर का जो एक लेमैन है, अंदर का फिजिकल मैन है, उसको पता नहीं चलेगा कि ये अनुभव हुआ। सो इट कॉल्स फॉर सर्टेन डिसिप्लिन्स एंड सर्टेन मेथड। तो उसके लिए ये अलग अलग डिसिप्लिन और मेथड की जो ज़रूरत है वो इसीलिए है कि ये चीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर वो रजिस्टर हो सके, ये अनुभव। अदरवाइज ऑल ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशंस और what are known peak realizations are never experienced by the physical man and will amount to sleep only because it is all washed away। तो फिर ये अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इस तरह का, चाहे कितना भी गहरा अनुभव हो, ट्रांसेंडेंटल अनुभव हो, तो क्या होगा कि एक निद्रा की जैसी अवस्था फिर हो जाएगी और फिजिकल मैन जो है, जो अंदर का जो सामान्य मनुष्य जिसको कहते हैं, मतलब कि जो जीव जिसको हम कहते हैं, तो हमारा जीव जो है वो इसका अनुभव नहीं ले पाएगा और फिर वो वॉस्ट अवे हो जाएगी। मतलब जो अनुभव अंदर रजिस्टर होना चाहिए बदले वो निकल जाएगा, तो वो दोबारा फिर जब वही अनुभव का अनुभव होगा और रजिस्ट्रेशन होगा तभी जाना पाएगा। नहीं तो बार बार अनुभव होता है पर रजिस्टर नहीं होता है, तो व्यक्ति वो जान नहीं पाता है कि वो चीज़ क्या है। और अध्यात्म में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। लाइक ए flowing river which is never the same body of water moment to moment, similarly this constant flow in a area of the brain is never the same flow moment to moment, and should the organism identify with this flow and claim as I, me, mine, the organism then has also to realize that what is assumed as I, me, mine constantly being born and constantly dying moment to moment। तो ये जो है वो एक यहाँ उपमा दी है कि भाई हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं वो एक के पीछे दूसरा, तो हर एक विचार जो है वो नया होता है। जैसे कि एक नदी बह रही है, तो नदी के अंदर जो पानी आता रहता है वो हर सेकंड नया पानी है। इसलिए कहते हैं कि भाई एक ही नदी को आप दो बार क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार अगर आपने नदी को क्रॉस किया था वो पानी तो चला गया, जब दूसरी बार आप पैर रखोगे वो नदी के अंदर तो हम कहते हैं कि वो सेम नदी है, पर हकीकत में पानी वो सेम नहीं है, वो पानी तो आगे निकल गया है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई हमारा ब्रेन या विचार यही है, पर ऐसा नहीं है। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली वो मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ता रहता है। और ये जो है वो इसके कारण जो मैं मेरा का जो अनुभव अंदर होता है ऑर्गेनिज्म को, वो उसे जानना चाहिए कि भाई ये इसका कारण ये है कि ये कॉन्स्टेंटली इसको चल रहा है, इसके लिए ये मेरा का अनुभव होता है। वो मान लेता है कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली यही हूँ, मैं मेरा वगैरह ही हूँ, और वो कॉन्स्टेंटली इस प्रकार का जो मोमेंट है, मतलब हर क्षण वो होता है, जन्म लेता है और मरता है, उसका अनुभव उसको होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म को होना चाहिए। एज एक्टिव अवेयरनेस, माइंडफुलनेस replaces passive awareness and penetrates more deeply, observing the flow we experience our natural state more and more. Which flow? The flow in a area of the brain, the thinking instrument, and second, the erratic behavior of the organism itself. For this we shall take up another practice in our नेक्स्ट मीटिंग। तो ये जो पैसिव अवेयरनेस है वो जब एक्टिव अवेयरनेस
डेवलप होगी, माइंडफुलनेस आएगा, एक जागृति अंदर आएगी, तो पैसिव अवेयरनेस धीरे 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 करके निकल जाएगी और फिर हम और डीप में उसको हम पेनेट्रेट कर सकेंगे। और जब और वो उसको जो एक्सपीरियंस है उसको या उसका जो नेचुरल स्टेट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। और उसके लिए ये सब जब ऑब्जर्विंग होता रहेगा तब ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ये जो फ्लो अंदर आ रहा है इसके बारे में बात है। तो विच फ्लो, तो दो प्रकार के फ्लो है। द फ्लो इन एरिया ऑफ द ब्रेन, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो जो हमारे अंदर जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आ रहा है हर सेकंड इम्पल्स, और इम्पल्स के साथ में मेमोरी पैटर्न मिलती है और फिर आगे आता है रजिस्ट्रेशन एरिया में, ये सारी प्रक्रिया चल रही है, वो एक तो है। और दूसरा जो है वो इरेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसका जो अस्थिर व्यवहार जो होता है ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म अब कभी कभी अस्थिर व्यवहार जो करता है वो भी इसके हमारे इसमें आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए कि ये दो चीज़ हो रही है। तो ये जब कब होगा कि जब एक्टिव अवेयरनेस या माइंडफुलनेस डेवलप होगी, तो ये दोनों फ्लो को, दो चीज़ जो बन रही है उसका हम जान या समझ पाएंगे। यहाँ रुकते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है, मेरे पास लाइट नहीं है। जैसे मैंने बताया कल से लाइट गई है, यहाँ फ्लड आया हुआ है, पानी एकदम नीचे तक आ गया है। तो यहाँ रुकते हैं, पर किसी को कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट हम बात कर सकते हैं।